इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है द एब्स्ट्रैक्शनिस्ट पेपर्स, जिसे अक्सर वेलकम टू द ब्लू स्पेस भी कहा जाता है। नमस्कार। हमारे जो स्रोत हैं वो इसी किताब के हिस्से हैं। हाँ, और हमारा मकसद है ये समझना कि पेपर्स आखिर हैं क्या, इनके मुख्य विचार क्या हैं। और ये इतने महत्वपूर्ण या शायद क्रांतिकारी क्यों माने जा सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज जो दिखती है वो ये है कि एक तरफ तो जबरदस्त आधुनिक तरक्की है और दूसरी तरफ कई लोगों में एक नाजुकता, एक भ्रम, अकेलेपन का एहसास बढ़ रहा है। सही कहा। तो ये पेपर्स कहीं ना कहीं इसी तनाव को समझने की कोशिश लगते हैं। हाँ बिल्कुल। ये काम असल में एक निजी सफर से शुरू हुआ था, लेकिन ये बहुत जल्दी यूनिवर्सल सिद्धांतों की खोज बन गया। अच्छा। और इसका जो सबसे केंद्रीय विचार है वो दो खास तरह के डोमेन या कह लें क्षेत्रों के बीच एक फर्क दिखाता है। ओके, दो डोमेन, ये कौन से हैं? मैंने स्रोतों में रेड स्पेस और ब्लू स्पेस का जिक्र देखा था। क्या यही वो दो हैं? हाँ वही, बिल्कुल। तो इनमें बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, रेड स्पेस जो है वो हमारी व्याख्या का क्षेत्र है। मतलब वो दुनिया जैसी हमें दिखती है, महसूस होती है, ये पूरी तरह हमारे मन की रचना है। हमारे मन की रचना? जैसे हर ख्याल, हर याद, कोई तस्वीर, आवाज, भावना, सब कुछ, ये सब हमारे अपने बिल्कुल निजी रेड स्पेस में होता है। ओके, और ब्लू स्पेस? दूसरी तरफ है ब्लू स्पेस। ये साझा कारणता का क्षेत्र है। मतलब जहां असल में इंटरेक्शन होता है, ये वो कॉमन रियलिटी है जिसमें हम सब हैं, भले ही हम उसे सीधे महसूस ना कर पाएं। तो मतलब ब्लू स्पेस असली दुनिया है और रेड स्पेस हमारा उसका वर्जन? एक तरह से हाँ, पर उससे भी गहरा। इसका मतलब ये है कि हमारी ज्यादातर असहमतियां, झगड़े, वो असल में ब्लू स्पेस की किसी सच्चाई पर नहीं होते। अच्छा, तो किस पर होते हैं? वो होते हैं हमारे बिल्कुल अलग-अलग रेड स्पेसेस पर, हमारी अपनी अपनी व्याख्याओं पर। और अगर हम ये समझ जाएं तो बातचीत का पूरा तरीका बदल सकता है। वाह! तो पेपर्स का तर्क ये है कि हमारा अनुभव, मतलब हमारा रेड स्पेस, वो सीधी वास्तविकता यानी ब्लू स्पेस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे मन का बनाया हुआ है। ये जो पुरानी फिलॉसफी है, जैसे प्लेटो की गुफा या वो फिल्म थी मैट्रिक्स, उनसे कैसे अलग है? वो भी तो यही कहते थे कि हम एक भ्रम में जी रहे हैं। हाँ वो कहते थे, पर वहां एक साझा भ्रम या एक साझी गुफा की बात थी। अच्छा। यहाँ परिकल्पना थोड़ी अलग है। यहाँ कहा जा रहा है कि हर मन अपनी बिल्कुल अलग समानांतर वास्तविकता बना रहा है। कोई एक कॉमन गुफा नहीं है जिससे सबको बाहर निकलना है। तो मतलब हम सब अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं, अपनी व्याख्याओं की दुनिया में। हाँ, अपने अपने रेड स्पेस में। और पेपर्स इसी को ऑर्थोगोनैलिटी कहते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी, ये क्या है? इसे ऐसे समझें कि रेड स्पेस और ब्लू स्पेस दो अलग अलग आयामों की तरह हैं। जैसे किसी नक्शे पर लंबाई और चौड़ाई होती है ना, हाँ। वो एक दूसरे से सीधी मिलती नहीं पर जुड़ी हुई हैं। ब्लू स्पेस में कुछ होता है तो हमारे रेड स्पेस में उसकी व्याख्या बनती है, और हमारे रेड स्पेस के विचार ब्लू स्पेस में एक्शन को जन्म देते हैं। अलग है पर जुड़े हुए। ये रेड स्पेस वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। अगर हम सब अपनी अलग अलग दुनिया में कैद हैं तो फिर जुड़ाव कैसे होगा, बदलाव कैसे आएगा? ये तो अलगाव या आइसोलेशन जैसा लगता है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। और यहीं पर इमर्जेंस या कह लीजिए उद्भव, उसका कॉन्सेप्ट आता है। इमर्जेंस? हाँ, ये सिर्फ इस स्ट्रक्चर को पहचानने की बात नहीं है, ये उससे आगे जाता है। ये कहता है कि हमें इनकोहेरेंस को पहचानना और इस्तेमाल करना है। इनकोहेरेंस मतलब असंगति, विरोधाभास। बिल्कुल, वो पल जब हमारे मॉडल, हमारी समझ ब्लू स्पेस की हकीकत से टकराते हैं और टूट जाते हैं। क्योंकि रेड और ब्लू स्पेस ऑर्थोगोनल हैं, अलग है, इसलिए टकराव तो होना ही है। अच्छा, तो इन टकरावों का क्या करना है? इन्हें समझना है और इन्हें बदलाव के एक शक्तिशाली औजार की तरह इस्तेमाल करना है। इसी टकराव को समझकर आगे बढ़ना ही इमर्जेंस की प्रक्रिया है। और ये बदलाव होता कैसे है? क्या इसका कोई खास तरीका बताया गया है? हाँ, पेपर्स इस पूरी प्रक्रिया का एक तरह से नक्शा बनाते हैं। ये सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं है, ये बदलाव का एक गहरा इंजन है। इसे जनरल सिलेक्शन कहा गया है। तो जनरल सिलेक्शन डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन जैसा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। पर ये सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित नहीं है, ये विचारों पर, सिस्टम्स पर, हर चीज के विकास और बदलाव पर लागू होता है। तो संक्षेप में
ऑर्थोगोनैलिटी की वजह से इनकोहेरेंस होता है, हाँ इनकोहेरेंस को समझने से इमर्जेंस होता है, बिल्कुल। और इस सब का इंजन है जनरल सिलेक्शन। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही है मूल ढांचा। यहां आकर ये बातें वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी लगता है। ये सिर्फ हमारे मन या अनुभव की बात नहीं रही, नहीं, ये तो शायद फिजिक्स की जो हमारी समझ है, जैसे रोशनी या स्पेस टाइम का नेचर, उसे भी चैलेंज कर सकता है। संभावना तो यही लगती है। पेपर्स उस दिशा में भी इशारा करते हैं। तो फिर इन विचारों को गहराई से समझने या एक्सप्लोर करने से सबसे ज्यादा फायदा किससे हो सकता है? कौन लोग हैं जिन्हें ये पढ़ना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी जो महसूस कर रहा है कि सोचने के मौजूदा तरीके कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, जो लगातार विरोधाभासों से जूझ रहा है, चाहे अपनी निजी जिंदगी में या अपने काम में, या कोई जो बस खुद को और गहराई से समझना चाहता है। और शायद वो लोग भी जो ये जानना चाहते हैं कि असल में बदलाव होता कैसे है, फंडामेंटल चेंज। हाँ बिल्कुल, चाहे वो व्यक्तिगत बदलाव हो या किसी सिस्टम का। ये उन लोगों के लिए है जो सतही जवाबों से आगे जाना चाहते हैं, जो क्यों से आगे बढ़कर कैसे को समझना चाहते हैं, ये चीजें काम कैसे करती हैं, उसकी मशीनरी क्या है। तो अगर इस सब का सार निकालें, हमने आज द एब्स्ट्रैक्शनिस्ट पेपर्स और ब्लू स्पेस के इन बड़े आइडियाज को बस छुआ ही है। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। पर मुख्य बात ये बंटवारा लगता है। रेड स्पेस, हमारी व्याख्या बनाम ब्लू स्पेस, साझा इंटरैक्शन, और इस डायनामिक को समझकर इमर्जेंस यानी नए उद्भव की संभावना को खोलना। बिल्कुल, और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर हमारा अनुभव, हमारा रेड स्पेस एक रचना है, सीधी हकीकत नहीं, तो क्या होगा जब हम असल में सिर्फ रचना के नतीजों से नहीं बल्कि रचना की प्रक्रिया से ही इंटरैक्ट करना शुरू कर दे? ये गहरा है, वाकई सोचने वाली बात है। साफ है कि यहाँ जानने और खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है। हाँ, ये बहुत बड़ा विषय है। जो लोग इस पूरे काम को खुद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑनलाइन मुफ्त में उपलब्ध है। जी हाँ, द एब्स्ट्रैक्शनिस्ट पेपर्स को सीधे पढ़ने और गहराई में जाने के लिए www.welcometothe bluespace.com पर जा सकते हैं। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।